सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने जो तुम्हारा कंपनीज अकाउंट वाला चैप्टर है और तुम्हारा उससे पहले बीआरएस वाला चैप्टर है, ये हमने ख़त्म कर दिया है। आज हम देख रहे हैं कौन सा चैप्टर, ये है इन्वेंट्रीज। और ये पाँच पाँच से 10 नंबर का आ सकता है, मोस्टली 5 नंबर का आता है तुम्हारा, ये कोई बड़े क्वेश्चन के साथ अटैच होके। तो मेरे पास इस पीडीएफ में इसके 6 क्वेश्चन हैं और मेजरली एग्जाम में भी तुम्हारे इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इन 6 क्वेश्चन में से 3 मैं करके दिखाऊंगा, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। इस होमवर्क को क्या कर सकते हो तुम, पीडीएफ बना के खुद से सॉल्व करके, वैसा तो इस पीडीएफ में सॉल्यूशन भी तुम्हें मिलेगा, बट अगर तुम्हें चेक करवाने की हाँ कहाँ गलती है तो मेरे को मेल कर सकते हो, साहिल माहौर business@gmail.com। ठीक है, ये मेल तुम यूज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम चेक कर लेते हैं। ये P&L अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक 37,500। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा मॉड्यूल का है शायद से, जहाँ तक मेरे को याद है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, हमें निकालना होता है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे को जहाँ तक पता है आधे से ज़्यादा बच्चे अटक जाएंगे इसमें और गलत आंसर कर जाएंगे। और इसमें ये गलती हमें मिली है, 5 गलती हैं। एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग वाला, एक फ्री सैंपल वाला है, ठीक है, इनवॉइसेस वाला है, नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, ठीक है, और एक सेल्स डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल अप्रैल, ये वाला है, ठीक है, और एक है ये अप्रूवल वाला, सेल ऑन रिटर्न। तो इसको हमें क्या करना होता है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक की स्टेटमेंट बनानी पड़ती है और एक साथ के साथ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना होता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं देखो एक चीज़ तुम्हें और बता दूं, इन्वेंट्रीज वाले चैप्टर में, ये हमारा इन्वेंट्री चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में ना तुम्हें 2 चीज़ें पूछ सकता है। एक तो होता है वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है, और किसी किसी क्वेश्चन में क्या आता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक सिर्फ। तो जिस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि फिजिकल लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इसमें वो वाले भी सामान हमें इंक्लूड करने होते हैं जो हमारे हैं बट कहीं और रखे हुए हैं, जैसे कंसाइनमेंट वगैरह वाले या सेल ऑन रिटर्न वाले जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, बट वो इसमें इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ हमें फिजिकली जो हमारे पास है उसको लेना होता है, राइट। तो चलो हम बनाते हैं इसका स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 37,500। अब देखो एक चीज मैं बता दूं कि इसमें ना 5 एंट्रीज हैं और 5 में से 2 ही एंट्री ऐसी हैं जो क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट करेंगी। बची हुई 3 क्लोजिंग स्टॉक की तो हैं बट वो अफेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जितनी भी दिक्कत हो रही है वो परचेजेस अकाउंट में हो रही है या किसी और अकाउंट में हो रही है। बट जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो पता कैसे कैलकुलेट होता है, तुम्हें नाम पता होता है। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से कैलकुलेट ना करके हम फिजिकल वेरिफिकेशन या और कोई मेथड्स वगैरह जो होते हैं, वेटेड एवरेज लगा के, फीफो वगैरह लगा के, उन सबसे कैलकुलेट होता है क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिया जाता है। तो इसीलिए जो ये वाला ना, जैसे कि पहली एंट्री जो है परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूड, अब ये दिक्कत किस चीज में है, परचेजेस अकाउंट में, इससे नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा। अगर परचेजेस में दिक्कत है तो नेट प्रॉफिट में दिक्कत आएगी, बट परचेजेस की वजह से क्लोजिंग स्टॉक में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अलग से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हनुमान गेव गुड्स वैल्यूड 4,000 एज फ्री सैंपल विद नो एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जो सैंपल वाली होती है ना एंट्री, एक तो वो परचेजेस में से माइनस होती है और दूसरा उसका इफेक्ट होता है एज अ एक्सपेंस P&L अकाउंट में। तो इसका भी क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगला, इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग 25,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। इसका मतलब एक तरीके से ये आ गया कि हमने इनवॉइसेस लिख लिए कि हमने परचेज करे हैं, यानी कि परचेजेस में वो आ गई है, बट हमने क्लोजिंग स्टॉक में उसे ऐड नहीं करा है। अब पता नहीं क्यों नहीं करा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट करने वाली चीज है। तो क्या मैं इसे ऐड करूंगा? यस। तो स्टॉक नॉट इंक्लूडेड इस नाम से आ जाएगा, स्टॉक नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब सिंपल सा समझो, कुछ परचेज करी थी, ठीक है, उसका इनवॉइस वगैरह भी रिकॉर्ड कर लिए, बट हमने उसका स्टॉक में उसे ऐड नहीं करा, तो 25,000 से ही ऐड हो जाएगी।
अगला देखते हैं, इन मार्च गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल ऑफ अप्रैल। अब देखो सेल करी मार्च में, बट क्या करा, वो डिलीवर भी कर दी, मतलब सामान भी पहुंच गया, सेल भी हो गया, इनवॉइस भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट उसे हमने सेल ट्रीट करा अगले महीने। अब ये गलती हुई है, बट क्या ये स्टॉक की गलती है? स्टॉक की गलती नहीं है, ये हमारी सेल्स में गड़बड़ होगी, जिससे कि सेल्स में अगर गड़बड़ होती है तो हमारा नेट प्रॉफिट में ऊपर नीचे आएगा। इसमें स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक अलग से कैलकुलेट होता है, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो अभी तक हमारी कौन कौन सी पेंडिंग हो गई? पहली, दूसरी और चौथी, ये पेंडिंग हो गई, ये हमें आगे इसका ट्रीटमेंट करना है। अब आगे देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 7500 वर सेंट। एक चीज इंपॉर्टेंट, गुड्स कॉस्टिंग, और हमें क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट से मतलब होता है, उसके अंदर प्रॉफिट नहीं जोड़ा होना चाहिए। गुड्स कॉस्टिंग 7500 सेंट ऑन अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल के लिए भेजे थे, एट अ मार्जिन प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट, यानी कि 7500 का 1/3, 7500 को 1/3 करेंगे 2500, यानी कि एक तरीके से 7500 रुपए की कॉस्ट थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, 7500 रुपए की कॉस्ट थी, 2500 रुपए का प्रॉफिट था, और 10,000 रुपए की पूरी सेल हो गई जो हमने भेजी थी सेल ऑन अप्रूवल पे। क्या हुआ? थ्रू द अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स इन द मार्च। अब देखो सबसे पहली बात कि उसने पता हमसे क्या बोला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो। अब अगर जब वो वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने को बोलता है तो इससे सीधा सीधा ये पड़ता है कि हाँ भाई, हमें चाहे सामान हमारे पास रखा हो या किसी और बंदी के पास रखा हो, हमें वो ऐड करना पड़ेगा। और वो 7500 का सामान उसने अप्रूवल कब दी? अप्रैल में। तो क्या हम उसे मार्च में सेल ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये अलग चैप्टर है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला जो चैप्टर है वो उसका भी मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा, वो उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट जब तक हमारी अप्रूवल नहीं आती हम उस चीज़ को सेल ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमने उसे सेल ट्रीट कर लिया, ये गलत करा, इसका नेट प्रॉफिट पे भी असर पड़ेगा, राइट। और 7500 रुपये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में जो ऐड नहीं हो रहे थे वो ऐड होंगे। अब मेरे को कैसे पता कि ऐड नहीं हो रहे? भाई जब तुम उस चीज को सेल मान लोगे, ठीक है, और वो हमारे पास सामान नहीं रखा है, तो जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग करी होगी तो हमें 7500 का सामान दिखा नहीं, बट हम वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सामान जो बाहर रखा हुआ उसे भी ऐड करना है। अगर हमने सेल उसे ट्रीट कर लिया तो हम ये बोल लेंगे कि वो हमारा सामान थोड़ा ना, वो तो सेल ही हो गया। तो इसीलिए अगर वो सेल, हमें उसे सेल नहीं मानना है और वो 7500 हमारा ही सामान है, तो हम इसमें 7500 रुपये भी वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। इतना आया समझ? अब इससे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, एक्चुअल वाला क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया हमारा? 37,500, 37,500 प्लस 25,000 प्लस 7500, ये आ गया हमारा 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं, हाँ ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमें निकालना है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो इसे भी ऐसे ही साइड में कर लेंगे। तो भाई एक बार क्वेश्चन में चल के देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना दे रखा था। तो भाई देखो, प्रॉफिट उसने दे रखा था 60,000 रुपये का, यानी कि 60,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट शो हुआ है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करी जाएंगी, तो हम वो एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना, 60,000 रुपये का। अब एक एक करके हम एडजस्टमेंट देखते जाएंगे और देखेंगे किस एडजस्टमेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट होता जाएगा। सबसे पहली एडजस्टमेंट ये है कि परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 1500 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग फॉर द शॉप। अब न्यू इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हुई है तो वो एक तरीके से शॉप की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, ठीक है, और इसको हम परचेजेस में नहीं ले सकते। मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग कराई है तो शॉप की कॉस्ट में जाएगी या फर्नीचर की कॉस्ट में जाएगी, जिस भी चीज में जाएगी, बट वो परचेजेस में नहीं आएगी। अब अगर हमने उसे परचेजेस में ऐड कर दिया है, अब परचेजेस में ऐड करने से क्या हुआ कि हमारी डेबिट साइड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो चलो नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हैं बाय न्यू इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। कितने रुपए की थी, फिर भूलिया मैं, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ।
ये है 1500 रुपये की, इसे आगे लिख दूंगा। अभी अगला वाला चेक कर लेते हैं। हनुमान गेव गुड्स वैल्यूड 4000 फ्री सैंपल के, कोई एंट्री बुक्स अकाउंट में नहीं करी है। देखते हैं क्या होगा अब इसका। देखो इलेक्ट्रिसिटी में 1500 रुपये ये आ गए। अब देखो कभी भी फ्री सैंपल्स की बात होती है ना, तो किस तरीके से होता है कि जो ट्रेडिंग में परचेजेस होता है उसमें से सैंपल्स के नाम से माइनस होता है। जैसे कुछ भी अमाउंट होगी तो उसमें से सैंपल्स माइनस होंगे और फिर ये परचेजेस आएगा। अब इससे क्या होता है कि इस सैंपल से हमारा डेबिट साइड कम होता है। अब ध्यान से देखो, परचेजेस के अमाउंट को कम कर रहा है, तो डेबिट साइड अगर कम होगा तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी, और क्रेडिट साइड बढ़ रही है इसका मतलब हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर हमारा खर्चा कम हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस एक चीज से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब क्या हुआ, अगर ये यहाँ पर आता है ना, साथ के साथ ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी टू सैंपल्स या टू एडवर्टीजमेंट नाम से आता है, तो इसे यहाँ पर लिखने से क्या होगा कि इससे खर्चा कम होगा। तो इस एंट्री का वैसे तो नील इफेक्ट है, बट हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा बाय सैंपल्स, कितने रुपए से, 7000 रुपये, 7000 ही था ना। तो एक बार तो 4000 की यहाँ पर इसे इस साइड डालने की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, बट इसे खर्चे में डालने से नेट प्रॉफिट घटेगा। तो इसे भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ टू सैंपल्स, राइट। तो यहाँ पर आ गया हमारा 4000। अगली एंट्री देखते हैं, तीसरी वाली। तीसरी वाली एंट्री का भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू 25,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अब आप खुद देखो कि हमने क्या करा, हमने परचेजेस कर ली, हमने परचेजेस में डाल दिया होगा, बट उसे हमने क्लोजिंग स्टॉक में लिया ही नहीं। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिया है तो इससे क्या होगा, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है ना, आपको पता है ये जैसे मान लो ट्रेडिंग अकाउंट है ये, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आता है क्रेडिट साइड। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक 25,000 से बढ़ेगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी 25,000 से बढ़ जाएगा। ये तो पता ही होगा, क्रेडिट साइड बढ़ रही है तो यहीं पर इसी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ इसे 25,000 से बढ़ा देंगे। इसे नाम दे देंगे कि स्टॉक नॉट इंक्लूडेड वगैरह, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस रेलेवेंट होना चाहिए वो। तो 25,000 से ये आ गया। अगली एंट्री हम चेक करते हैं। अगली एंट्री जो है तुम्हारी वो है इन मार्च गुड्स सोल्डिंग 20,000 वर डिलीवर्ड बट टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल। अब इससे हुआ क्या, हमने गुड सेल भी कर दिए, डिलीवर भी कर दिए, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में उसका इफेक्ट आ गया होगा, बट उसे सेल ही ट्रीट नहीं करा। अगर सेल ही ट्रीट नहीं करा तो सेल्स में वो शो ही नहीं हो रहा होगा, सेल में नहीं आ रहा तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट कम हो रहा होगा। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाय सेल नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद अगली एंट्री हम चेक करते हैं। अगली एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 7500 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च 2020 एट मार्जिन प्रॉफिट ऑफ ये थ्रू द अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल। दीज सेल्स वर टेकन एज सेल्स इन मार्च, यानी कि उसे मार्च की सेल में ले लिया, जबकि मार्च की सेल वो है नहीं एक्चुअल में, तो इसे मार्च की सेल में से हटाना पड़ेगा। सेल हमने कितने की लिए ली होगी, 10,000 की करके बताया था ना मैंने। तो 10,000 की सेल बेफालतू में ऐड हो रही होगी, तो हम इस सेल को हटाएंगे, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट सेल्स की वजह से बेफालतू में बढ़ रहा होगा। तो उसे कम करने के लिए हम डेबिट साइड लिखेंगे सेल ऑन अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 10,000। एक चीज और रह गई है हमारी, क्या कि ये जो 1500 रुपये के स्टॉक हमने ऐड नहीं करा था, तो इस स्टॉक को भी ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक तरीके से जो भी तुम्हारा इस वाली स्टेटमेंट के अंदर, मैं से रेड में कर देता हूँ, इस वाली स्टेटमेंट के अंदर होता है उस सब का भी इफेक्ट जाएगा, और उसके अलावा जो भी एंट्रीज होती हैं उन सब का भी इफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय स्टॉक नॉट इंक्लूडेड। ये वो वाला स्टॉक है जो सब में लास्ट वाली एंट्री में 7500 का हमने सेल ऑन अप्रूवल भेजा था, बट उसको नहीं लिया। तो यहाँ पर 7500 आ जाएगा, और इस सब को टोटल करने के बाद तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,04,000। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद से तुम्हें ये वाला होमवर्क करना है, ठीक है, ये वाला भी होमवर्क है और ये वाला भी होमवर्क है। मैं ये तुम्हें करा देता हूँ एक क्वेश्चन।
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, फटाफट करेंगे भाई, देरी नहीं करनी है। राज लिमिटेड प्रिपेयर्ड देयर अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर, ये 31 मार्च, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एक्चुअल स्टॉक वाज टेकन ऑन अप्रैल 10 अप्रैल, यानी कि 31 मार्च को लेना था हमें स्टॉक टेकिंग करते हैं ना हम। स्टॉक टेकिंग का मतलब हम फिजिकली जाके स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, फीफो, वेटेड एवरेज जो भी करके हम उसके रिकॉर्ड्स चेक करके करते हैं 31 मार्च को, 31 मार्च को। बट कोई रीज़न होगा भाई, कहीं गया होगा घूमने, छुट्टी मनाने, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये 10 अप्रैल को स्टॉक करा गया। तो क्या होगा कि 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल की जितनी भी एंट्री हुई होंगी बीच में, इसकी वजह से स्टॉक कुछ बढ़ा होगा, कुछ कम हुआ होगा, परचेज करी होगी तो बढ़ गया होगा, सेल करी होगी तो कम हो गया होगा। तो जो भी रीजंस रहे थे उन सबको रिवर्स करना है, उन सबके ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है, मतलब यहाँ से हम उल्टा जाना है ताकि हम 31 मार्च पे पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पर ही साइड में मैं स्टेटमेंट बना लूंगा, रात के रात हम उसकी एंट्री करते चले जाएंगे। इतना ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, अब एक बार ये देख लेते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक मांग रहा है या क्लोजिंग स्टॉक मतलब फिजिकल स्टॉक। तो इसने बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी, यानी कि फिजिकल वाला भी आएगा और साथ के साथ जो बाहर रखा है वो भी, वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2020 को कितना हमने देखा, तो वो था 1,25,000। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट हम चालू करेंगे। सबसे पहले सेल आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड्स इन द रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द डे द गुड्स रिसीव्ड बैक। अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो ये इसमें एडजस्टमेंट क्या है, बट भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जो भी सेल्स हैं आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द डे ऑफ डिस्पैच, यानी कि जिस दिन इनवॉइस बन रहा है या फिर सेल का वो जो इनवॉइस वगैरह बनता है उस दिन रिकॉर्ड नहीं करते हम। सेल्स को किस दिन रिकॉर्ड करते हैं, जब हमारे यहां से सामान चला जाता है। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है, सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड को कब करते हैं, जब सामान हमें वापस मिल जाता है, यानी कि जो सेल्स है ना वो चलता है इस हिसाब से, सामान गया तो एंट्री करो, सामान आया तो उसकी सेल रिटर्न कर लो। परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज बुक ऑन द डे ऑफ इनवॉइसेज रिसीव्ड, यानी कि परचेजेस को हम तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब इनवॉइस मिला, सामान आया नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना। अब चलते हैं आगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 9 अप्रैल अमाउंटिंग टू 20,000 एज पर सेल्स डे बुक। 20,000 रुपए की हमने क्या करी, सेल करी। अब हमारा जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 25% है कॉस्ट पे। तो इस 20,000 के अंदर कॉस्ट कितनी होगी और से प्रॉफिट कितना होगा निकालते हैं। तो 20,000 बटे 125 गुणा में 100, तो इसमें 16,000 की तो कॉस्ट है और 4,000 रुपए की तुम्हारी क्या है, प्रॉफिट। तो हमें कॉस्ट से मतलब होता है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे वैल्यू होता है। तो सेल करी जिसमें से कि 16,000 का सामान हमारे यहाँ से गया, तो इस वजह से क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा। ठीक है, हमें रिवर्स करना है उसका। तो 16,000 से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा, हम इसे रिवर्स करेंगे, इसे बढ़ा देंगे। तो 16,000 से यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं फ्री सैंपल्स फॉर द बिजनेस प्रमोशन। ठीक है, फ्री सैंपल फॉर द बिजनेस प्रमोशन इशूड ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल अमाउंटिंग टू 4,000 एट कॉस्ट, यानी कि तुमने फ्री सैंपल्स कुछ बांटे 4,000 के कॉस्ट पे। इससे क्या होगा, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा। इसे ठीक करने के लिए क्या करोगे, तुम बढ़ा दोगे। आई बात समझ में। फ्री सैंपल से तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा, यानी कि 31 मार्च को जो स्टॉक था इसके बाद तुमने फ्री सैंपल वगैरह बांटे, सेल करी, इसकी वजह से क्या क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कम होता जा रहा है ना। अब इससे वापस जाना तो तुम क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो मैं क्या करूंगा 4,000 से, और ये 4,000 हमें कॉस्ट पे दे रखा तो बढ़िया बात है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, वैसे भी सैंपल्स तो कॉस्ट पे बांटेंगे। परचेजेस ड्यूरिंग द 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल अमाउंटिंग टू 10,000 बट गुड्स अमाउंटिंग टू 2,000 नॉट रिसीव्ड टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। अब आई कैडी बातचीत, मतलब बढ़िया वाली। 31 मार्च से लेके तुम्हारा 10 अप्रैल तक जो परचेजेज हैं वो 10,000 के। ठीक है,
बट 2000 के गुड्स अभी भी रिसीव नहीं हुए हैं, स्टॉक टेकिंग में नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 8000 के गुड्स ही हमारे इसमें इंक्लूड हुए। अब देखो क्या हुआ, 31 मार्च की डेट है, ये 10 अप्रैल की डेट है। अब इसके 31 मार्च का हमें स्टॉक चाहिए। अब यहाँ पर हमने बीच में परचेज करे जिसकी वजह से ये स्टॉक बढ़ गया। अब ये स्टॉक सिर्फ 10,000 से नहीं बढ़ा, ये 8,000 से बढ़ा, क्योंकि 2,000 का सामान तो आया ही नहीं है। तो इस वजह से 8,000 से बढ़ा, तो 8,000 कम कर देंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलो यहाँ पर 8,000 रुपये हम कम कर देते हैं। ये 8,000 रुपये मैंने कम कर दिए। इसके बाद अगली पढ़ते हैं। Invoices for the goods purchase amounting to 20,000 were entered on 28th March, but goods were not included in the stock. इसका ये हिसाब है। देखो सबसे पहली बात तो वो वैल्यू ऑफ स्टॉक मांग रहा था, इसका मतलब सामान हमारा होना चाहिए चाहे वो हो कहीं पे भी। अब इनवॉइसेस फॉर द गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू 20,000, यानी कि 20,000 का सामान हमने खरीदा था, वो उसका इनवॉइस 28 मार्च को ही डल चुका था। इसका मतलब वो सामान इनवॉइस अगर हमारा हो गया तो सामान हमारा। अगर तुम किसी का बिल पे कर देते हो, चाहे वो सामान शोरूम पे रखा है, तो वो सामान तो तुम्हारा हो गया ना, तो उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे तुम्हारे हो जाएंगे। तो ये 20,000 का इनवॉइस 28 मार्च को, यानी कि 31 मार्च की डेट से पहले 28 मार्च को तुमने खरीद लिया था, उसकी एंट्री भी कर ली थी, बट स्टॉक में नहीं लिया। तो इसका मतलब इसे स्टॉक में लेना पड़ेगा। सिंपल, समझ गए ना बात को। तो आओ 20,000 को, ये बार बार हाईलाइटर कैसे आ जाता है, तो 20,000 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आओ इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। 1,25,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 माइनस 8,000 प्लस 20,000, तो 1,57 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये था तुम्हारा कोई इजी सा क्वेश्चन। वैसे तो इजी नहीं है, इसकी वो मेन लाइन समझनी जरूरी है। तो अगर तुम्हें समझ ना आया हो तो भाई बता देना, वैसे तो समझ आ जाना चाहिए, तुमने एक बार पहले कर भी रखे हैं। एक और क्वेश्चन तुम्हें ये करवाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करेंगे। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे। तो हमें क्या करना है, असर्टेन करना है वैल्यू ऑफ स्टॉक। भाई किसी किसी क्वेश्चन में फिजिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक भी बोल देता है, तो ध्यान रखना, ये पढ़ लेना। वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है 31 मार्च को। ऑल्सो द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओपनिंग स्टॉक दे रखा, परचेज एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फर्म, ये सारी चीज दे रखी है। अब एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक 31 मार्च 2019, यानी कि ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू करते टाइम पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल वो ओपनिंग बन जाता है। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था, उस टाइम वैल्यू करते टाइम 1750 रुपये हमने एक आइटम पे माइनस कर दिए थे, ठीक है, और उस आइटम को हमने 4500 रुपये में बेच दिया। और इस ट्रांजैक्शन के अलावा सारी ट्रांजैक्शन पे 20% ऑन सेल्स जीपी है। सिंपल। अब चलते हैं, इसको कैसे करना होता है मैं वो बता देता हूँ। इसके लिए आओ थोड़ा इसे ढंग से करेंगे। ओके, तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इस तरीके से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें लिखना है नॉर्मल, यहाँ लिखना है एबनॉर्मल, यहाँ भी लिखोगे नॉर्मल, यहाँ लिखोगे एबनॉर्मल। अब जो मेन सीन है, जो स्टार्ट होते ही आ जाता है, वो क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, क्वेश्चन दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 14,250 रुपए का। बट इस 14,250 में एक सामान था, देखो मैं बताता हूँ, ढंग से समझाऊंगा भाई, देखो टाइम लगेगा बट ढंग से समझाऊंगा मैं। एक सामान था 5,000 रुपए का, खरीदा था हमने, बट उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया होगा, गिरा दिया होगा किसी एम्प्लॉय ने, जिस वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। कितने रुपए से, 1750 रुपए से। तो कितने रुपए का हो गया ये, 5,000 माइनस 1750, 3,250 रुपए। तो ये जो सामान सही खरीदा था हमने 5,000 रुपए का, ये एबनॉर्मल आइटम बन गया, इसमें 1750 रुपए का डिफेक्ट आ गया। तो अब ये 3,250 रुपए का हो गया, जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये लिखा हुआ है असम वाज रिटर्न ऑफ, मतलब
ये इसका मतलब जब हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे थे 31 मार्च को, तो उस टाइम पे 1750 हमने एक में माइनस करे थे। तो इसका मतलब इस 14,250 के अंदर 14,250 के अंदर 3250 इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वाला। तो हम इन दोनों को ना अलग अलग करके लिखेंगे, नॉर्मल को अलग, एबनॉर्मल को अलग। चलो लिखते हैं। तो 11,000 का तो आ जाएगा यहाँ पर और 3250 का आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल। इसके बाद लिखेंगे परचेजेस। ठीक है, इसके बाद आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इसके बाद एडमिन एक्सपेंस भी लिख दूं? नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग आता है, वेजेस आता है, फ्यूल, पावर, ये सारी चीज आती है। इसके बाद आएगी सेल्स। ठीक है, अब आओ जरा चेक करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें 15,000 रुपये के दे रखे हैं, ये लिख देता हूँ मैं, और 76,250। अब एक बात बताओ मेरे को कि मैं ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हारे परचेज लिख रहा हूँ, ये नॉर्मल में ही क्यों लिख रहा हूँ मैं, एबनॉर्मल में क्यों नहीं लिख रहा? मेरे को एक बात बताओ, तुम एबनॉर्मल आइटम परचेज करोगे या एबनॉर्मल आइटम पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो इसीलिए मैंने नॉर्मल में लिखा है। इसके बाद सेल करी है हमने 1,24,500 की। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 1,24,500 रुपए की हमने सेल करी, दिख रही है यहाँ पे 1,24,500, बट हमने 4,500 रुपए की सेल करी है, कौन सी वाली? ये जो था ना 3,250 का, इस सामान को हमने 4,500 में बेच दिया, तो ये 4,500 हमारी सेल के अंदर घुस रहा होगा, तो इसे हम अलग करेंगे। 1,24,500 है तो 4,500 तो एबनॉर्मल में दिखाएंगे और 1,20,000 अलग दिखाएंगे। आगे बात समझ। 2 जीपी, जीपी में आ जाते हैं, इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि स्पेस रहे हमारे पास। 2 जीपी। अब उसने क्या बोला था कि, अब मेरे को क्लियर सी बात बताओ, 3250 का सामान 4500 में गया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3250 का सामान 4500 में गया तो हमें 1250 का प्रॉफिट हुआ। सिंपल, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब उसने एक चीज बोली थी, पता क्या, कि बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। मतलब ये जो था रिटर्न ऑफ एबनॉर्मल आइटम, इस ट्रांजेक्शन के अलावा जो भी सेल हुई है वो 20% ऑन सेल के जीपी से हुई है। तो एक बार निकालते हैं जरा, 1,20,000 सेल वैल्यू है, इसी का 20% क्या होगा? जीपी। तो 24,000 हमारा जीपी आ गया। इसे कैलकुलेट करते ही ये तो हमारा मैच हो गया बिल्कुल, ये 4500 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यहाँ पर नील, और यहाँ कितना आएगा? 11,000, हाथ में ले लेता हूँ, 11,000 प्लस 76,250 प्लस 15,000 प्लस 24,000 माइनस 1,20,000। तो 6250 का हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या यही है हमारा? यस। अब ये 6250 का जो क्लोजिंग स्टॉक आया, अब देखो इसके आगे मैं बता देता हूँ। तुम्हारा 24,000 का जीपी आया, 1250 का तुम्हें इस पर प्रॉफिट हो गया। इसके बाद क्या करो, देखो 24,000 लिया, 1250 ये ले लिया, इसमें से जितने भी खर्चे थे ना माइनस कर दो। अलग से स्टेटमेंट बनाऊंगा नहीं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मैं खर्चा माइनस कर देता हूँ। क्या क्या है? 6,050 का सेलिंग एक्सपेंस, 3,000 का एडमिन, 2,150 का ये, खत्म। तो 14,050, देख लो तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा पर ये सीधा हो जाएगा, 14,050 का तुम्हारा आ गया। तो भाई यहाँ होता है हमारा इन्वेंट्री चैप्टर खत्म। 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, पीडीएफ तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सॉल्व करके मेल पे भेज देना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट। चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राम राम।